नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। शुरुआत करेंगे रायसेन जिला कोर्ट की खबर के साथ। जो रायसेन जिला कोर्ट ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2010 के ओबेदुल्लागंज दंगा मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी रायसेन कोर्ट ने, जिसके बाद 2010 12 साल पुराना ये मामला है, जहां 1 महीने तक ओबेदुल्लागंज में कर्फ्यू लगा रहा था। 17 लोगों को कुल आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक पक्ष के 17 आरोपी बनाए गए थे और हत्या के बाद दंगा भड़क उठा था, जिसमें ओबेदुल्लागंज थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। तत्कालीन ओबेदुल्लागंज थाना अध्यक्ष की भूमिका इस 2010 के दंगे में संदिग्ध पाई गई थी, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से इनका ट्रांसफर किया गया। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बंटी तिवारी जुड़ चुके हैं रायसेन से। बंटी जी, 2010 के इस मामले में 12 साल बाद फैसला आया है, 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी बंटी। जी, ये रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज का मामला था और यहाँ एक मेले के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें कि रूपेश राजपूत को गोली लगी थी और बाद में उनका देहांत हो गया था। और जिनका मामला 14 आरोपी बने को आजीवन सजा दी है और 2 बाल उसमें न्यायालय में इनको पेश करा है, 2 आरोपियों को, और एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। इसमें कुल 17 आरोपी बनाए गए थे इसमें, और 12 साल बाद ये बड़ा फैसला है। और उस दौर के बाद आज 12 साल लग चुके हैं न्याय पाने के लिए पक्ष वालों को। जी बंटी, धारा 149 और धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। जी बंटी तिवारी, धारा 149 और धारा 302 के तहत एक केस दर्ज हुआ है, जिसमें 12 साल बाद बड़ा फैसला आया है। क्या आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है? तो ये बताते चले, 17 आरोपी बनाए गए थे 2010 ओबेदुल्लागंज दंगा मामले में, जहां पर हत्या के बाद दंगा भड़क उठा था। रूपेश राजपूत की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वहां एक दंगा हो गया, एक शख्स बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसे गोली लगी थी और तलवारों से वार किया गया था। जिसके बाद ओबेदुल्लागंज में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा और इसी के बाद आज रायसेन कोर्ट का यह फैसला है। 12 साल लग चुके हैं न्याय पाने में। 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। धारा 149 और धारा 302 के तहत यह केस दर्ज किया गया था। और इसी खबर पर 2010 में हुए दंगों के चश्मदीद हरपाल सिंह राजपूत, जो ओबेदुल्लागंज के पूर्व पार्षद भी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरपाल सिंह जी, 12 साल बाद यह फैसला आया है 2010 के झगड़े में। कुल 12 साल लग चुके हैं आपके परिवार को न्याय पाने में। जी, तो इस पे क्या कुछ कहना है आपका? निश्चित ही ये न्याय के मंदिर में न्याय जीत है और बड़े लंबे अंतराल बाद मेरे भाई को, रूपेश राजपूत जी गुरुजी को, एक शिक्षक की हत्या के बाद जो न्याय मिला है, निश्चित ही पूरा परिवार हमारा न्यायपालिका की तरफ जो हम अपनी आशा भरी नजर से देख रहे थे, आज उस न्यायपालिका पे आज पहले से ज्यादा भरोसा हमारे परिवार को हुआ है। लेकिन कहीं इस बात का मन में ठेस तो नहीं है कि 12 साल तक आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ा न्याय के लिए? जैसा कि पूरे भारतवर्ष में ही है, न्याय के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है और वो संघर्ष करना ज्यादा आवश्यक है बीच में छोड़ने की अपेक्षा। तो थोड़ा बहुत मन में टीस तो रहती है कि जो रूपेश राजपूत की जो बिटिया आज 12 साल की हो गई है, वो उस वक्त गर्भ में 3 माह की थी जब इन लोगों ने उनकी हत्या की थी। ऐसी परिस्थितियों में उस बेटी मन में टीस तो हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल। उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष की भूमिका को संदिग्ध बताया गया था। बिल्कुल। इस पे क्या कुछ कहना है आपका, जिसने तत्काल प्रभाव से उस समय ट्रांसफर भी किया गया? थाना प्रभारी जो भी थे, उनका कहीं ना कहीं इसमें एक पक्ष विशेष को
सहानुभूति देते हुए, एक पक्ष विशेष को सहायता देते हुए इस समय उस चीज को ज्यादा बढ़ाया गया। हो सकता था इतना जब मामला बढ़ा वो कम बढ़ता ना, और ना हमारे भाई की हत्या होती। का तत्काल उस समय जहां पर पहले घटना में हाथापाई हुई थी, उन्होंने हमला किया था मेरे चाचा जी श्री तूफान सिंह राजपूत जी पे, अगर उस समय जे थाना प्रभारी कठोर निर्णय लेके उनको वहीं पकड़ के उनको गिरफ्तार करते तो निश्चित ही हमारा भाई नहीं जाता इस दुनिया से। 2010 के इस दंगे में थाना अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी संदिग्ध थी, जिसके कारण एक व्यक्ति की हत्या हो गई, कुछ लोग आरोपी बन गए। यदि वक्त रहते इसको रोक लिया जाता तो ना ये घटना होती, ना मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज के अंदर कर्फ्यू का इतना बड़ा इतिहास रचा जाता। तो आज जो माहौल है, धारा 149, आप मेरी बात जी कहिए तूफान सिंह जी, कहिए हरपाल सिंह जी। उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की और तत्कालिक शासन की भी एक बहुत भारी उनके लिए कहूंगा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। तो इस घटनाक्रम में जिसने हत्या को अंजाम दिया, साजिल हसन की फरारी के दौरान भी एक बंदूक का लाइसेंस बनता है आपके भोपाल से जी, और उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली। जिसमें दैनिक भास्कर की एक खबर है, उसकी कटिंग मेरे पास अभी भी रखी है। तो उस समय के एक पत्रकार ने उस बात को उठाया था, तो वो उस पत्रकार को भी दैनिक भास्कर से निकाल दिया गया था। साजिल हसन, असल में ये पूरा मामला ही राजनीतिक संरक्षण से प्रेरित था, जिसमें 12 साल न्याय पाने में लगा है। 12 साल के न्याय में आपको लग रहा है कि इसका एक लेट होने का कारण ये भी था कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हद से ज्यादा था या आपके विपक्ष था? बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक घटनाक्रम के चलते ही रंजिश बढ़ाई गई थी और कहीं ना कहीं बड़े मामले इसमें थे, कुछ बड़े लोगों के हाथ भी थे। जहां तक पर्दे के पीछे के लोगों के नाम तो हमें इतने नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरे चाचा तूफान सिंह राजपूत का लगातार 2 बार नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना ही वहां के नेताओं को खटकता रहा था, छोटे से शहर में नेतृत्व को भी खटक रहा था। जरूर हरपाल सिंह जी, छोटे से शहर के अंदर इतनी बड़ी राजनीति कि पूरे एमपी को हिलाकर रख दिया था 1 महीने के इस ओबेदुल्लागंज में कर्फ्यू में, लेकिन आज 12 साल बाद आपको न्याय मिला है, तो आज इससे संतुष्ट हैं कि आगे भी इसके कुछ कार्रवाई का आप सोच रहे हैं? क्योंकि आजीवन कारावास की सजा रायसेन कोर्ट ने सुना दी है। संतुष्ट तो हम पूर्णतः इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं घटनाक्रम को खींचा गया, कहीं ना कहीं हमारे न्याय में देरी हुई और वर्तमान में भी उनके लिए कुछ लोग पीछे से हाथ लगा रहे हैं। और जहां भी जो भी बात होगी तब सरकार से न्यायपालिका पे हमारा आज भरोसा है, तो उस भरोसे पे चलते हम न्यायपालिका से ही आगे की लड़ाई लड़ेंगे, अगर वो लोग आगे लड़ाई लड़ते हैं तो। राजनीतिक ओत प्रोत आप कह सकते हैं कि राजनीति से पूरा संरक्षण था, 2 पक्ष के बीच का टकराव था, पुलिस का एक इसमें अहम रोल होना चाहिए था जो कि इसके विपरीत थी, थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध थी। इसके बाद एक बड़ा सांप्रदायिक रंग देने की दिया गया बाद में, एक इसे बड़ा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश थी, लेकिन फिर आके एकदम से प्रशासन ने टेक ओवर कर लिया और इसे वहीं के वहीं पूरा दबा के रख दिया मामले को। दो परिवार के झगड़ों को दंगे का रूप दिया गया, उसमें बलवे के रूप दिया गया, जबकि उन लोगों की तरफ से हमारे चाचा जी पे आया, जिसमें मैं खुद घायल रहा, मेरे चाचा का बेटा घायल रहा, मेरे बुआ जी के बेटे रूपेश राजपूत की हत्या हुई। और पारिवारिक जो लड़ाई है, 2 परिवार की लड़ाई को पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक रंग देकर उसे हिंदू मुस्लिम किया गया। ये सबसे ज्यादा एक विचारणीय बात है कि अपने स्वार्थ के लिए बड़े नेता, बड़े अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए जनता की जान से खिलवाड़ कर लेते हैं। आपके पक्ष के 6 लोगों को बरी कर दिया गया है, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? न्याय बिल्कुल सही हुआ। जब हम लोग वहां पे, जब चाचा जी पे हमला हुआ, लड़ाई उनके अकेले पे हमला करके 3 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखाई जो कि फर्जी रिपोर्ट थी, तो फर्जी रिपोर्ट के आधार पे न्यायाधीश माननीय न्यायपालिका ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। उनके कोई भी चीजें हम उस चीजों से मेल नहीं खा रही थी कि एक परिवार जिसके घर की हत्या हो जाए वो फिर मारने जाए किसी को। बहुत सी ऐसे बिंदु थे जिन पे बिल्कुल गंभीरता से विचार किया माननीय न्यायाधीश ने और बिल्कुल सही निर्णय लिया उन्होंने। मतलब घटना के बाद भी ओबेदुल्लागंज पुलिस की इसमें कमी कह सकते हैं कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, या कहा जाए कि मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की गई। हमारे परिवार के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी वो 3 दिन बाद चिरायु हॉस्पिटल से 0 की कायमी की गई थी, जो कि भोपाल से संरक्षण दिया गया था। पूरा एक शासन की बात की जाए तो शासन विपरीत था, उसके बाद न्याय की एक बड़ी जीत है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तत्कालीन शासन इस मामले में भाई तो ये सिद्ध होता है कि न्यायपालिका ही रहेगी। शासन, प्रशासन, सरकारें कितना भी बोल दें,
न्यायपालिका आज माना जाएगा कि वो स्वतंत्र थी, उसने अपने हाथ खुले रख के और बिल्कुल मानवता के पक्ष में निर्णय लिया। रायसेन कोर्ट का एक फैसला ऐतिहासिक है ये, क्योंकि 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, ऐसे फैसले बहुत कम देखने में आते हैं, वो भी 12 साल पुराना मामला। क्या आपके पक्ष में, जो आपके विपक्ष में आपके पास धाराएं दर्ज की गई थी, आपको आरोपी बनाया गया था, वो कौन सी धाराएं, किन धाराओं के तहत आपको आरोपी बनाया गया था और क्या बताया गया था कि आप किस चीज में शामिल थे? धाराओं पे तो ये था कि हमारे चाचा जी, 2 चाचा जी और दो मेरे कजिन, हाँ। उन 4 लोगों पे और 2 अन्य लोगों पे जो कि वो थे ही नहीं, मतलब वो नाम ही नहीं है, उनको भी उन्होंने ना जाने के जब गलत झूठ लिखता आदमी तो झूठ के पंख नहीं होते, झूठ होता है, तो झूठे 2 नाम भी थे उन्होंने। वो 6 लोग जो बता रहा है वो 2 तो नाम आज तक मिले ही नहीं, पुलिस को भी नहीं मिले, और बाकी जो 4 नाम जोड़े थे, तूफान सिंह जी के, बहादुर सिंह जी के, ब्रजेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह, तो जिस समय उन्होंने घटनाक्रम दर्शाया तब बहादुर सिंह FIR थाने में दर्ज करा रहे थे, तूफान सिंह जी अस्पताल नर्मदा हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती थे, मैं उनके साथ भर्ती था, और जय सिंह का नाम वो बता रहे थे, तो जय सिंह को तो गोली लगी थी तो वो वहीं भर्ती था, और जो 2 अन्य नाम जो बताए हैं वो नाम ही नहीं है, तो उसको भी माननीय न्यायाधीश ने संज्ञान लिया। फर्जी पूरी झूठी FIR उस समय 2010 में दर्ज कर ली गई ओबेदुल्लागंज थाने के अंदर। FIR के कारण हमें 10 साल ज्यादा हमें परेशान होना पड़ा। ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस देश के लोकतंत्र के अंदर ये एक बड़ा कमी है कि फर्जी FIR के कारण जो फैसला 12 दिन में आ सकता था वो 12 साल तक लटक गया। अब इस झूठी FIR लिखाने का जो जुर्म होता है, जो धारा होती है, वो विपक्ष पे, आरोपियों पे लगाई गई है कि नहीं, वो ये तो वकील और कोर्ट बेहतर जानती होगी, लेकिन एक झूठा मामला दर्ज करके कैसे केस को बढ़ाया जाता है, इसका सीधा सा उदाहरण है ओबेदुल्लागंज दंगा 2010। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप हरपाल सिंह जी दर्शकों से हमारे? ज्यादा कुछ ना कहते, बस इतना कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। निश्चित ही न्याय की जीत हुई है, और न्यायपालिका पे जितना अगर हम भरोसा करें, न्यायपालिका को अगर भरोसा जीतना है जनता का, तो निश्चित ही मानवता के पक्ष में फैसले ऐसे ही सुनाते रहना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हरपाल सिंह राजपूत। चश्मदीद थे 2010 ओबेदुल्लागंज दंगों के, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ये बता रहे थे कि कैसे 12 साल का संघर्ष और उसके बाद उन्हें आज न्याय मिला है। रायसेन कोर्ट का यह फैसला, 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला। ओबेदुल्लागंज के अंदर 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा, एक सांप्रदायिक दंगा बन सकता था जिसे प्रशासन ने दबाया है। कहा जाए तो लोकतंत्र के अंदर प्रशासनिक या संवैधानिक या फिर सांप्रदायिक दंगों को दबाने एक अच्छी चीज है, लेकिन दबाने के पीछे यदि झूठी FIR और झूठे कारण हो तो फिर ये लोकतंत्र को खतरा है, आपको खतरा है, हमें खतरा है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जो है मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में फैसला लिया है कि अब 50% कैपेसिटी के साथ ही खेल और इसी के साथ सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। 20 जनवरी से जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे उनको अब कैंसिल नहीं करते हुए उन्हें टाला गया है। बड़ी सभाएं और आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है। क्राइसिस कमेटी की बैठक में यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है, जहां 50% कैपेसिटी के साथ ही सारे कार्यक्रम, सारे ही सभाएं हॉल के अंदर हो सकेंगी। सभी तरह के धार्मिक और आर्थिक मेलों के ऊपर रोक लगा दी गई है। सभी आर्थिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बड़ा फैसला आज क्राइसिस कमेटी की बैठक में लिया गया। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिस फैसले का इंतजार था वो आ चुका है, क्या अब ये संतोषपूर्ण है? की जो बैठक, ग्रुप की जो बैठक के दौरान में जो लगातार प्रदेश के अंदर कोरोना की जो स्थिति है भयावह होती देखी जा रही थी। लगातार ये देखा जाए कि प्रदेश में आंकड़े जो है दिनों दिन तेजी से बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं इस तेजी के ग्राफ को रोकने के लिए जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि हम ये बता दें कि पिछले 2-3 दिन के अगर हम देखें तो लगभग 400 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो लगभग संक्रमित हुए हैं कोरोना की वजह से, जिसके चलते जो है
प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो एक बड़ी जो पहल कह सकते हैं इसको, कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए पहली से लेकर के 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 31 जनवरी तक पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। मतलब इसका साफ है कि ऑफलाइन जो भी तैयारियां हैं, ऑफलाइन कोई भी कुछ नहीं होगा। अब जो भी फोकस होगा बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो सिर्फ ऑनलाइन किया जाएगा। बड़ी सभाएं और आयोजन प्रतिबंधित कर दिए हैं पूरी तरह से, और जो हॉल के अंदर किसी जगह कार्यक्रम होते हैं उनमें सिर्फ 50% लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। प्रदीप, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो कुछ समय पूर्व ही गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि जो शादी विवाह के जो समारोह हैं उसमें लगभग 250 लोगों को जो ही परमिशन दी गई है, और अंत्येष्टि वगैरह में या ये कहा जा सकता है कि जो अन्य जो दूसरे चीज है उठावने या इस टाइप की चीजों में तो सिर्फ 50 लोगों को ही सिर्फ परमिशन दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है धार्मिक और जो बड़े आयोजन है या राजनीतिक या सामाजिक कोई रैलियां हैं या कोई इस तरह के कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं अब जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई इतना जरूरी कार्यक्रम है भी तो सिर्फ एक बड़े उससे हॉल में जिसकी क्षमता अगर 200 लोगों की है तो ऐसे में सिर्फ 50 लोगों को ही जो है वो एक कार्यक्रम करने के जो है परमिशन दी गई है। लेकिन अगर बात रैलियों की जाए तो रैलियों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है सरकार ने लगा दिया है। मंदिर को खुले रखने की अब ये बोला गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि मंदिर खुले रहेंगे, और आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति पर स्नान पे कोई रोक नहीं लगाई है। देखिए लगातार जिस प्रकार की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, चूंकि आज मकर संक्रांति का एक बड़ा त्योहार भी है, उसको लेकर भी जो है शासन लगातार अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि हालांकि जो आज कई जगह जो मंदिर है वहां पर जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ कम देखी जा रही है। अगर स्नान वगैरह आदि की अगर हम बात करें तो इसका जो पुण्य मुहूर्त जो माना गया वो कल के लिए बताया गया है। इस वजह से आज जो है जो मंदिर वगैरह है सिर्फ उसमें ही हल्की फुल्की जो है भीड़ वो देखी जा रही है। बाकी सभी जगह जो कोविड के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करवाने के लिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आज भी हमने बात की थी कि कोरोना के जो केस भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद यह फैसला आया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, और इसी के साथ कल कई पुलिस वालों के संक्रमित होने की भी खबर थी। अब क्या लग रहा है इस फैसले के बाद आखिर कुछ हद तक कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस में कमी आ सकती है क्या प्रदेश में, या फिर ये फैसले सिर्फ अभी औपचारिक ही साबित होंगे, क्योंकि इसमें नाइट कर्फ्यू भी जारी रखा गया है पहले की तरह, लेकिन कोई वीकेंड लॉकडाउन जैसी घोषणा नहीं की गई है। देखिए लगातार जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर जो है वो हॉटस्पॉट लगभग बने हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में लगभग जो तादाद है वो 1000 से ऊपर की भी हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार के जो एक कदम था कि आर्थिक गतिविधियों को किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, आर्थिक जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चालू रहेंगी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है या अन्य जिनको अभी राहत दी गई है तो उनको भी जो है वो शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। मास्क का उपयोग हो, चाहे सैनिटाइजर का उपयोग हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ये भी व्यापारियों को भी सोचना होगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार प्रदेश की जो स्थिति देखी जा रही है, जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण जो है अब लगभग 5% के आसपास हो चुका है, अब संक्रमण की दर जो 5% के आसपास हो चुकी है, अगर वापस संक्रमण की दर को कम करना है, इस चेन को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें, रात्रिकालीन जो है नाइट कर्फ्यू जो है 11 से 5 तक के लगाया गया है, जबकि अगर संक्रमण की चेन को रोकना है तो लॉकडाउन से की अपेक्षा जो है वो कहीं ना कहीं समय सीमा को भी निश्चित करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन जो एक बात थी, आखिरी सवाल प्रदीप, की जो 4 से 5 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि स्कूलों को लेकर फैसला लेंगे, आज उन्होंने ले लिया है। 12वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान है। देखिए बिल्कुल जो बड़ा निर्णय जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसमें पहली से लेकर 12वीं तक जो छात्र छात्राएं, चाहे वो शासकीय स्कूल के हों चाहे प्राइवेट स्कूलों के हों, स्कूलों को पूर्ण रूप से जो है बंद करने के आदेश जारी कर दिए, जिसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए सभी कलेक्टर्स ने आदेश जारी कर दिए हैं। और 31 जनवरी तक जो है अभी इनको रोक लगा दी गई कि स्कूलों को न खोला जाए, क्योंकि संक्रमण बच्चों में कहीं ना कहीं तेजी से फैल रहा है। लेकिन अगर प्री बोर्ड की अगर हम बात करें तो प्री बोर्ड के लेकर के भी अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी शासन कर रहा है। लगातार सरकार की कोशिश है कि प्री बोर्ड भी जो है अब बच्चे जो है वो घरों से दे, ताकि किसी प्रकार की जो स्थिति है वो ज्यादा गंभीर न हो। उसको लेकर भी लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके।
उसके लिए जो कड़े कदम है वो सरकार अब उठाने के लिए तैयार हो गई है। शुक्रिया प्रदीप आपका। शिवराज सिंह चौहान के मैनेजमेंट क्राइसिस कमेटी की बैठक का यह फैसला था, जो प्रदीप तलरेजा बता रहे थे विस्तृत जानकारी के साथ कि कैसे अब बड़ी सभाएं और आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। 50% कैपेसिटी के साथ ही कार्यक्रम रखे जाएंगे। बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ, जो है मध्य प्रदेश के डबरा से, जहां खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। गोदाम में पैक किया जा रहा सरसों के तेल का, जो बिना किसी सैंपल लिए सील बंद करे जा रहे थे, उनके ऊपर खाद्य विभाग ने एक बड़ी छापामार कार्रवाई की है। डबरा में यह प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर पेटी पैक सील लगाकर तेल बंद किए जा रहे थे, जिसके बाद यह एक छापामार कार्रवाई प्रशासन की है डबरा से। बिना लाइसेंस के सील बंद करके तेलों को पैक किया जा रहा था, जिसका कोई लाइसेंस नहीं था, जो कोई वैध नहीं थे। वहां पर खाद्य विभाग की टीम ने डबरा में एक छापामार कार्रवाई की है। हमारे साथ डबरा से संवाददाता भरत रावत जुड़ चुके हैं इस पर। भरत, खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई आखिर क्या असर दिखा रही है? क्या वहां जो खाद्य से खिलवाड़ करते हैं, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं, उस पर अब कुछ भय बैठ सकता है क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जो ग्वालियर की जो खाद्य विभाग की जो टीम थी, उन्होंने एक झांसी रोड स्थित एक जो खंडर टाइप का खंडरनुमा जो एक गोदाम था, उस पर कार्रवाई करते हुए वहां पर बड़े स्तर पर जो तेल का कारोबार हो रहा था, लूज तेल का, वहां चूंकि खुला तेल पूरा जो टैंकरों में भरा हुआ था, वहां पर जाके टीम ने कार्रवाई की है। तो वहां से नमूने लेकर और इसको लैब के लिए भेजने की कार्रवाई की है। वहीं पर अपन देखा जाए तो कई प्रकार के वहां पर जो ब्रांड थे, उस ब्रांडों को अलग अलग लूज तेल में कहीं उसकी अलग तरह की पैकिंग करके वहां पर ये कारोबार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में एक शुद्ध के लिए युद्ध चला था भरत, क्या अब वो वापस डबरा से उसकी शुरुआत कहीं हो गई, ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से जब कमलनाथ जो सरकार थी उस समय जो युद्ध शुद्ध कह सकते हैं कि अपन के जो शुद्ध पर युद्ध का जो कार्य हुआ था, वो अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन चूंकि समय समय पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो अपना एक कार्य के तहत कार्य करती रहती है वो। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि सरसों सोयाबीन और जो राइस तेल के जो वहां पर जो ब्रांड बनाए जा रहे थे, क्योंकि ये कच्चा तेल अपनी किसी निजी स्थानों से भर के और यहाँ पर जो है उसको पैकिंग करके फिर मार्केट में बेचते हैं, और उसको उसी स्थान से लूज तेल भी मार्केट में जो अपन कह सकते हैं कि जो आपका नमकीन वाले हैं और इस तरह से जो होटल वाले हैं जो समोसा वगैरह वगैरह इस तरह के जो कारोबार करते हैं, उनको जो भेजते हैं। एक खुला तेल जो सीधे तौर पर दुकानों में इस्तेमाल होता है, हम सबके बीच इस्तेमाल होता है, वो आप और आपकी और हमारी सेहत के खिलवाड़ का कारण है ये। आज उसके ऊपर छापामार कार्रवाई खाद्य विभाग ने की है, लेकिन इसके बाद क्या जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? देखिए, चूंकि खाद्य विभाग की जो कार्रवाई है वो निरंतर ऐसे लोगों पर करते रहते हैं, लेकिन अब सैंपलिंग अगर उन्होंने ली है और सैंपलिंग फेल होते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इस तरह की जो कार्रवाई है वो पहली कार्रवाई है तेल जो डबरा में हुई है। अब आगे इसका क्या रंग लाती है ये तो मामला चूंकि जांच के बाद ही पता चलेगा। भरत, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जब भी खाद्य विभाग छापामार कार्रवाई करता है बाद में उस मामले को दबा दिया जाता है, इसमें कहीं भ्रष्टाचार की सेंध है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाइयां होती हैं वो संदेहास्पद रहती हैं, क्योंकि ये मीडिया को वहां बताते नहीं है। मीडिया अचानक पहुंच जाए तो ही एक मामले उजागर हो पाते हैं। ये सैंपलिंग की जो कार्रवाई खाद्य विभाग करती है वो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में रहती है। और चूंकि इस तरह के बड़े बड़े कारोबार अगर शहर में चल रहे हैं, दुपे छुपे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की मिली भगत और स्थानीय प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें अपन मान सकते हैं कि कुछ है इनका। मिली भगत के कारण ये सैंपलिंग तो हो जाती है, लेकिन सैंपलिंग के जो रिजल्ट आने चाहिए वो कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के दब जाते हैं।
जब भी इस चीज का प्रचार प्रसार इतना होता है कि लोग खुलेआम धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई डर और खौफ नहीं है। कमलनाथ सरकार की बात करें तो शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था और उसके साथ रासुका लगाते थे, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो भी ये मिलावटखोर का काम करते थे। भरत जी हाँ बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उस समय जो 14-15 महीने की जो सरकार कमलनाथ सरकार जो थी, उस समय वाकई में ये चाहे दूध का कारोबार हो, तेल का कारोबार हो, जिस तरह के जो मिलावट खोर थे उस उनमें भारी भय बना हुआ था। लेकिन जैसे ही ये सरकार जो अभी मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह चौहान की चल रही है, हालांकि वो समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं अधिकारियों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो बड़े माफिया लोग हैं वो इस अंडर में आते नहीं है। लेकिन अब इस छापामार कार्रवाई के बाद डबरा में क्या कुछ भय का माहौल है, जो ये खुलेआम गुनाह करते हैं? अब चूंकि इसका जो राजफाश होगा तो उसके बाद निश्चित तौर पर ये जो माफिया, इस प्रकार के माफिया हैं, इनमें भय का वातावरण बनेगा। क्योंकि अभी तक मीडिया में उन्होंने कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया है, अचानक से मीडिया पहुंची है वहां पर, तो अब ये खबर का जब असर होगा तो जरूर निश्चित तौर पर यहाँ वरिष्ठ अधिकारी, जिले के अधिकारी इस पर संज्ञान ले सकते हैं। जरूर भरत, मतलब खाद्य विभाग का भी छापा था और मीडिया ने भी छापामार कार्रवाई की है। शुक्रिया आपका भरत रावत। डबरा में सील बंद करके तेल के, सरसों के तेल के ऊपर भ्रष्टाचार कहें या कुछ भी कह लीजिए, इसमें आप लोग खुलेआम गुनाह कर रहे हैं और प्रशासन ने आज कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करके इसे पकड़ा है, लेकिन इसके क्या नतीजे आएंगे वो आपको वक्त के साथ हम बताएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है, आप बने रहिए खबर भारत के साथ।